कमल जी, मैं एक जल्दी से एक चीज पूछ लूं, मैं जरा ये समझाइए। एक तो चंपत राय जी की बात अच्छी उठाई करण साहब ने। चंपत राय जी तो अब कह रहे हैं कि सब नृपेंद्र मिश्रा की देखरेख में हुआ। तो नृपेंद्र मिश्रा की देखरेख में हुआ तो नृपेंद्र मिश्रा को रखने वाले तो मोदी ही जी थे। तो मतलब मोदी जी की देखरेख में डायरेक्ट हो रहा था। वो तो चंपत राय चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि ये सब नृपेंद्र मिश्रा का किया दिया है। तो दोनों ही मतलब मोदी जी जी के डायरेक्ट अपॉइंटली करवा थे, रहे हैं। हाँ। दोनों ही मोदी नहीं, जी के अपॉइंटली है। और 9 पेज की चिट्ठी लिखे हैं कि 31 पॉइंट ये तो मतलब मोदी जी उस, मैं तो ये समझता था कि मोदी जी पीएम केयर फंड्स का पैसा रख के संतुष्ट होंगे, कितना पैसा आ गया, अब क्या दिक्कत है। मतलब मोदी जी भी इसमें लगातार माल बटोर रहे थे। खैर, डॉक्टर कमल, जरा मुझे एक चीज ये बता दीजिए, दो चीजें। एक तो जो पुणे, मैं इसलिए इस चीज को पूछ ले रहा हूं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में अध्यापक हैं, छात्रों के प्रदर्शन होते ही रहते हैं। पुणे में जब इनको रोका गया है तो अब राहुल गांधी को परमिशन दी गई है कि 10,000 लोग ही आएंगे। ये 10,000 की गिनती कौन तय करेगा? पुलिस वाले कोई पर्ची देंगे या देवेंद्र फडणवीस कोई पर्ची देंगे कि भाई ये एक एक पर्ची है, 10,000 पर्ची है, ये लेके अंदर जाओगे? गिनेगा कौन? नंबर एक। नंबर दो, मैं मान लीजिए हूं, तो भाई आप, मैं गया और आप गया, तो ये कौन गिनेगा कि आपका कौन सा नंबर, मेरा कौन सा नंबर? मतलब वो, ये मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि 10,000 ही लोग आ सकते हैं। ये 10,000 कौन तय करेगा कि ये 10,000 अच्छा आ गए? अब जैसे पिक्चर हॉल में जाते हैं ना, कि हो गया भैया पिक्चर हॉल बंद, ट्रेन बंद, यहां पे कौन गिनेगा? एक। दूसरा, संसद के, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी को अब लग रहा होगा कि संसद के अंदर अगर हम लोग बात कर लिए होते तो इतनी शीशा लेदर नहीं होती, क्योंकि अब ये मामला सड़क पे पहुंच रहा है। आज राहुल गांधी वहां बैठे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी ने ये आज की रात वहां बिता दी तो अगले 2-3-4 दिन में देखिएगा देश भर में मालूम नहीं कहां कहां किस किस जगह कौन कौन सी एफआईआर के लिए, क्योंकि पूरे देश की समस्या है ये। कोई एक साहिल लोचप की बात नहीं है कि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। ये हर थाने की समस्या है कि एफआईआर नहीं लिखी जाती। इस देश में एफआईआर लिखाना हफ्ते में, तो एक बार अगर यहां से शुरू हो गया तो ये हर जगह लोग पहुंचेंगे अपनी एफआईआर लिखाने के लिए, और ये पूरा जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे देख रहे हैं, ये पूरे देश में शुरू हो जाएगा। इसका भी ये भी एक, और मेरे हिसाब से स्वस्थ चीज होगी। मैं जरा पूरे उस पर आपकी भी टिप्पणी समझ लूं, और 10,000 की गिनती कैसे होगी अगर आप बता सकेंगे तो वो भी अच्छा होगा। जी, आनंद सर नमस्कार, और सभी बाकी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये जो पूरा मामला चल रहा है उसमें तो सबसे पहली बात तो यही लगती है कि सरकार राहुल गांधी के द्वारा की जाने वाले हर एक राजनीतिक गतिविधि से काफी सशंकित है। तो वो जहां भी, मैंने ध्यान दिया कि देहरादून में भी जब वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे तो वहां भी बहुत ही स्थान बदला गया और कुछ कुछ ऐसे तिकड़म लगाई गई कि लोग, भीड़ कम आए वहां पर। भारतीय जनता पार्टी ने किसी कोई प्रोग्राम कराकर वहां पर किसी पॉप सिंगर को बुला दिया था ताकि छात्र वहां कम जाए। प्रयागराज में भी यही कोशिश की गई कि एक समय ऐसा आए कि भ्रम फैले कि वहां पर कार्यक्रम होने ही वाला नहीं है। पुणे में भी कुछ इस तरह की बाधा पैदा की जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, ये लगता है कि छात्रों के बीच में राहुल गांधी की स्वीकार्यता काफी बढ़ रही है और ये उसके लिए बड़ी खतरे की चीज है, क्योंकि जब भी कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम के भीतर जिस तरीके के मुद्दे उठे हैं उससे जो कार्यक्रम के बाहर रहने वाले छात्र हैं वो भी खुद को जुड़ा हुआ मानते हैं, और ये जो छात्रों का जुड़ाव है वो काफी गहरे स्तर पे है। बहुत सारे विद्यार्थियों से जब मेरी बातचीत होती है तो वो इस बात को साफ तौर पर रखते हैं कि अगर भले ही वो विचारधारात्मक रूप से सरकार के विरोधी ना हो, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि अगर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट नहीं होता तो जितनी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है, यानी मोदी सरकार ने कुछ कानून बना देना, कुछ खास तरह की घोषणाएं कर देना, वो नहीं होता। अगर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट नहीं होता तो फिर रांची में प्रोटेस्ट शुरू नहीं होता और वहां पर सरकार ने जो चीजें बदली हैं वो चीजें नहीं होती। अगर रांची वाली चीज नहीं होती तो फिर पटना में प्रोटेस्ट की प्लानिंग नहीं होती, जिससे घबराकर सम्राट चौधरी की सरकार यह घोषणा नहीं करती कि 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति वो करने वाली है। तो ये एक जो सकारात्मक प्रभाव है उसको सभी लोग महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे सीजेपी की जो कोशिशें थी वो है, लेकिन उससे बढ़कर राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को जिस तरीके से सामने रख रहे हैं वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और हम इस चीज को भी ध्यान दें कि आज राहुल गांधी जब संसद मार्ग थाने में गए हैं और वो वहां पर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं, उसके 2-3 दिन पहले किस तरीके से घटनाक्रम हो रहा था। गृह मंत्री जो संसद में लगातार गायब रहे, ऐसा लगा कि उन्होंने अपने जबान में ताला जड़ लिया है, वो पिछले 2-3 दिनों से काफी सक्रिय थे। आज के इंडियन एक्सप्रेस में उनका है, सारे अखबारों में है कि उन्होंने बाकायदे ये कहा है कि कांग्रेस ने पहले देश विभाजन को स्वीकार करने से पहले वंदे मातरम का विभाजन कर दिया था और उन्होंने जो गलती की थी उसे हमने ठीक किया है। तो अमित शाह
एक जैसे गृह मंत्री को, जिनका अपना एक रिकॉर्ड है और वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, उनके अंदर आज के दिन में इतनी हिम्मत है कि वो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, इन जैसे लोगों से बने कांग्रेस कार्य समिति के फैसले को, बाद में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किए गए फैसले को एक गलती और एक देश को तोड़ने वाला कदम बता देते हैं। तो इससे उनकी एक मंशा भी जाहिर होती है कि वो किसी भी तरह से इस छटपटाहट में है कि जो पुराने मुद्दे हो गए, जो 20 जुलाई का मुद्दा था, उसे अतीत का मुद्दा मानो और अभी जो मुद्दा है उस पर बात करो। और मुद्दा ये है कि हम लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र को एक करने वाले हैं, और शायद वो भूलवश कह गए या बड़बोलेपन में कह गए कि उन्होंने जो हमारे आजादी के सिपाही थे, जो महान नेतागण थे, उन्हें भी देश तोड़ने वाला खुले रूप में बोल दिया। और ये इसलिए भी उनके लिए समस्यापूर्ण है और मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों पर इस पर काफी विवाद होगा, क्योंकि जिन लोगों को ये लोग नायक बोलते हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू को विलेन बोल दिया, तो पटेल तो हमारे अपने हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी कभी कभी कुछ अच्छी बातें बोल देते हैं, तो इन सबको इन्होंने एक कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। तो ये जो अमित शाह और इनके आसपास के लोग लगातार इन बातों को रख रहे थे, उसके पीछे अब सोच यही थी कि अदालत में मामला चला गया। और मैं थोड़ी माफी के साथ ही बोलूंगा कि अदालतें आमतौर पर यही काम कर रही हैं पिछले कई वर्षों से कि सरकार जहां पर फंसती है वहां पर पूरे एक लंबे समय तक के लिए मामले को स्थगित कर दो, कोई जांच कमेटी बना दो जिससे सरकार को थोड़ी सुविधा हो जाए। तो पूरी कोशिश सरकार की ये रही है पिछले कुछ दिनों से कि ये जो सीजेपी वाला मामला है, उस मामले को अब हम पर्दे के पीछे डाल दें। अब एक नए तरह से राजनीति हो रही है, नए तरीके के आक्रामक लोगों की हमने टीम बनाई है, ऐसे लोगों की टीम बना दी है जो गांधी की जगह मुड़से बनने की इच्छा रखते हैं, जो सोनिया गांधी को गंदी गंदी गालियां देते हैं, और नए तरीके से आक्रामक रूप से हम राजनीति करेंगे। एक वंदे मातरम वाला मुद्दा भी मिल गया है। तो इन सब चीजों पे जो एक कोशिश थी कि पीछे के मामले को छोड़ो, उसे राहुल गांधी बार बार सामने रहे हैं कि वास्तविक मुद्दा आज के हिंदुस्तान का मुद्दा यह है कि आप छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो मुद्दा है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, असल में मैं तो ये कहूंगा कि अगर राहुल गांधी नहीं होते तो ये मुद्दा तो पीछे जा चुका था, क्योंकि रोज इतना राजनीतिक घटनाक्रम होता है कि मीडिया में भी इसको स्पेस नहीं मिलता है। साहिल लोचब को गोली लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, कह दिया गया कि अपराधी भी उसमें थे, पुलिस ने ठीक काम किया, हर जगह मामला नॉर्मल हो गया। तो वो हमें इस बात का श्रेय देना होगा कि जो विपक्ष के वर्तमान नेता हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, ये उनकी कोशिशें हैं जिनके कारण से विद्यार्थियों का मुद्दा लगातार सर्वप्रमुख मुद्दे के रूप में बना हुआ है। अगर आज राहुल गांधी संसद मार्ग थाने में नहीं जाते तो निश्चित रूप से हम लोग आज इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे होते, या मीडिया में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं हो रही होती। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कहें कि अराजकता फैलाने की कोशिश है, राहुल गांधी की फुटेज लेने की कोशिश है, ये कहने के बावजूद उन्हें भी यह पता है कि ये जो असहज सवाल है जिससे सरकार बचना चाहती है, वो हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, फेक राष्ट्रवाद करना चाहती है, उससे खींचकर उन्हें वास्तविक मुद्दों पर, वास्तविक धरातल पर लाने का काम राहुल गांधी ही कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि अब वो समय जा चुका है जहां पर आप एक राजनेता के बैठक में कहें कि 10,000 लोग आएंगे, 5,000 लोग आएंगे और पास लेकर हम इतने लोगों को जाने के लिए कहेंगे। ये मुमकिन है कि जहां मीटिंग के लिए वो कुछ पास वगैरह वितरित करने का काम करें, उसके बाहर उससे दोगुनी भीड़ जमा हो जाए। तो इस तरह की बचकानी हरकतें करके भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग सरकारें अपने लिए ही एक ऐसी स्थिति बना रही है जहां पर वो हंसी का पात्र बन जाए, या ये भी कहें कि वो राहुल गांधी के कार्यक्रम का खुद अपने स्तर पर प्रचार कर दे रही हैं। तो ये जो पूरी स्थिति बन रही है उसमें ये है कि जो विद्यार्थियों का सवाल है, जो छात्रों का सवाल है, जो युवाओं का सवाल है, उसे राहुल गांधी ने सबसे प्रमुख सवाल बनाकर खड़ा किया। और मुझे लगता है कि बाकी सारे विपक्षी दल जो इंडिया ब्लॉक के हैं, उन्हें भी उन मुद्दों पर काफी सजगता से काम करना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि ये मुद्दे ही प्रमुख मुद्दे बने रहें, इनके आसपास का नैरेटिव ही चुनावी राजनीति के नैरेटिव के रूप में आगे जाए। और ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डिफेंसिव है, उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। और जो पैलेट गन वाला मुद्दा है, अगर हम वास्तव में एक लोकतांत्रिक देश हैं, मान लीजिए कि हम सब एक नागरिक के रूप में इस पर बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे देश की पुलिस एक अहिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर लाठी चार्ज करने या फिर पानी का फव्वारा छोड़ने या फिर आंसू गैस छोड़ने के विकल्पों के बाद पैलेट गन चलाती है, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि अब तो मामला बीत चुका है, कुछ चीजें हो चुकी हैं, अब इस पे क्यों बात करना है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर आनंद सर, मुझे यही लगता है कि
जो छात्रों का मुद्दा है, विद्यार्थियों का मुद्दा है, वो घूम फिर कर भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बना हुआ है और इसे सर्वप्रमुख मुद्दे के रूप में बनाए रखने में राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान है। और ये इस देश की राजनीति के लिए भी बहुत ही शुभ संकेत है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं वो विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं। जी आनंद सर।